तो इन द लास्ट लेक्चर हम लोग गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहे थे और गॉस लॉ की जो थ्योरम थी उसे प्रूव कर चुके थे और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम जाने थे कि गॉस लॉ कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखिए गॉस लॉ तो सभी जगह लगाई जा सकती है, बट देयर इज नॉट नेसेसरी कि उसका आंसर आपको मिले, बट कुछ डिफाइंड शेप होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस पर अगर यदि आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो इंटीग्रेशन मेथड से जानने में जितना टाइम लगता है आपको आंसर आता है, वहां पे आपकी गलती होने की चांसेस आप ज्यादा होती है। बट जो गॉस लॉ एक ऐसी टूल है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि एक समान जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इस वाले लेक्चर में कुछ ऐसी मतलब कर सकते हो कि 3-4 हमको जो प्रूफ करनी है, कुछ ज्योमेट्री मिलेंगी आपको, जैसे रॉड होगी, प्लेट होगी, सिलेंडर होगी और स्फीयर होगी। तो उन सारे के कारण उस पर जब चार्ज बटा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और जनरली क्या देखना है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लास्ट में जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका एक केस को हम लोग डील कर लेंगे, ताकि यदि कभी एग्जाम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चला है और समरूप जब आवेश किसी भी सरफेस पे बटा हो अगर वह चला है तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इस लेक्चर में एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके 12th के बोर्ड में 2 या 3 प्रूफ है, वो श्योर शॉर्ट हर एक अल्टरनेटिव में 1 या 2 साल के अल्टरनेटिव चले आते हैं। तो जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगी उससे मैं लिख दूंगा कि बोर्ड, और यहाँ पर 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो IIT के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से आते हैं। या तो वहां से ग्राफ पूछ देगा या कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो इन सारे थ्योरम से जो प्रूफ हम करेंगे इस प्रूफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा टाइम दे करके पढ़ेंगे। तो और एक चीज और है कि पिछले जब इलेक्ट्रोस्टेट आपको पढ़ाया गया था तो उस इलेक्ट्रोस्टेट में हमने सीखा था कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में, तो थोड़ा उसे जब पढ़ना होगा यहाँ पे तो उसको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बट उसके बारे में अच्छा जो जानकारी है आपको इलेक्ट्रोस्टेट वाले लेक्चर में दे दिया गया है। चलिए हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, उससे पहले छोटा सा एक काम और कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग यह पढ़ लिए थे कि गॉस लॉ कहती क्या है। तो गॉस लॉ एक रैंडम कोई रीजन लीजिए, कोई क्षेत्र लीजिए और मानते हैं कि यहाँ पर Q1 है, Q2 है और Q3 है, बाहर में Q4 है, Q5 है। तो आपका गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यह कहना यह चाहता है कि इस जो क्षेत्र है पूरे, या सिंपली ऐसा कहो आप, ये जो बोर्ड है इस पे कितने चार्जेज हैं 1 2 3 4 5। बट आपका क्या हो रहा है कि आपने एक क्षेत्र लिया है और इस क्षेत्र का नाम या सरफेस का नाम या क्लोज सरफेस का नाम हम लोग क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस बोलते थे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस था, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। तो आपका जो फॉर्मूला गॉस लॉ जब रिलेशन लाता है तो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया जा चुका है कि यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेट मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज और साथ ही साथ बाहर वाले चार्ज, इन दोनों चार्ज को मिलाकर के यहाँ पे होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यह जो होती है Q इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, यानी कि यहाँ पर आप कौन कौन लोगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पे तीनों चार्ज लेंगे Q1 Q2 और Q3, बट बाहर वाला चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये सारी पॉइंट ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर हमें लेना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो अंदर वाले चार्ज और गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्ज, इन दोनों की हेल्प से। और हमारा जो गॉस लॉ कहता है कि E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी लॉ के एप्लीकेशन से हम वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप का हमारा क्वेश्चन, रॉड होगा या कह सकते हो प्लेट होगा, सिलेंडर होगा, स्फीयर होगा, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके कारण हम डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, और हमने ये सारी पॉइंट जान ली थी कि गॉस लॉ शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है। शेप साइज कुछ भी लोगे सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप चार्ज को एक सर्कल से, चार्ज को आप स्फीयर से, सिलेंडर से या किसी प्रकार के शेप से क्लोज करोगे, सतह से क्लोज करोगे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब सबसे पहले ए, और इसको कर लीजिएगा बोर्ड मॉडल, यानी कि आपके बोर्ड में आने के इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग में क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, या कह सकते हो इनफाइनाइट लेंथ रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? यानी कि आपको ये कहना चाहता है कि किसी भी इनफाइनाइट लेंथ चार्ज रॉड है उस पर यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है तो उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यानी कि हेडिंग तो हम समझ रहे हैं कि हमको करना क्या है कि यदि जैसे देखिए यही एक रॉड है तो ये रॉड बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इस रॉड पर यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ कैसा है, समरूप डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको इस रॉड के कारण विभिन्न बिंदु पर यानी कि इधर इधर कहीं पे भी एक कह सकते हो कि यहाँ पर इधर इधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ा फिगर के सहारे समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, देखिए लार्ज लिखा गया, इनफाइनाइट लेंथ, मतलब सिंपल देखो, एक समय हम आपको जब फील्ड ऑफ व्यू लाइट में भी बताया जा रहा था तो वहां भी हमने देखा था कि कोई भी चीज बहुत बड़ी है बहुत छोटी, वो डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है। जैसे आप इस रॉड को, ये जो रॉड है मार्कर आपको बहुत छोटी दिख रही होगी, बट इसी मार्कर को आपको बहुत समीप लेके चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इनफाइनाइट लेंथ की। मतलब बस ये ध्यान रखना है कि लार्ज लेंथ रॉड है, अब डिपेंड करता है कि वह इनफाइनाइट लेंथ की होगी कि नहीं, वह हम पे डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपके बोर्ड में आने के चांसेस हैं क्योंकि आया कई बार पूछा जा चुका है। जैसे देखिए यही हमारे पास एक रॉड है, ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ की मतलब बहुत बड़ी है और इस रॉड पर चार्ज समरूप रूप से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वह कितनी दी हुई है, तो इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, लेम्डा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व होता है चार्ज बटा लेंथ, टोटल लेंथ। अब देखिए जरा हमको क्या पता करना है कि इस रॉड के कारण डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि देखिए बोर्ड में जब आपको इसे लिखना होगा तो आपको लिखना होगा कि माना कि एक अनंत लंबाई की रॉड है और जिस पर चार्ज, जिसकी रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, या पहले हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि लेट अ इनफाइनाइट लेंथ वायर या रॉड whose linear charge density is lambda and there is a point P which is at a distance r from the rod and we have to calculate the value of electric field at that point। और इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो बोला जाएगा कि माना कि हमारे पास एक अनंत लंबाई की रॉड है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है और हमें इस रॉड के कारण किसी भी बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए, मानते हैं कि इस रॉड से r दूरी पर एक पॉइंट P है, ओके, तो इस रॉड से r दूरी पर एक पॉइंट P है और हमें क्या करना है, इस रॉड के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
अब देखिए जब गॉस लॉ पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर आपको एक तो हम लोग गॉस लॉ में एक चीज जाने थे कि देखिए गॉस लॉ में क्या है कि जब गॉसियन सरफेस हम लेते हैं तो ध्यान ये दिया जाता है कि हम इस तरह का सरफेस लें ताकि हमारा वह सरफेस पे जब एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश निकाले तो वह क्या होती है परपेंडिकुलर हो, ताकि जैसे आप जो ई डॉट डी एस और ए डॉट बी कॉस थीटा, तो थीटा अगर 90 डिग्री तो वैल्यू 0, तो हम या तो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि परपेंडिकुलर हो या ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वह पैरेलल हो, और पैरेलल होगी तो कॉस 0 हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन आसान होगा। तो देखो अब ध्यान रखना है कि जब सिलिंड्रिकल रॉड होगी, थिन रॉड होगी, वायर होगी, तो उसके कारण निकालना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अब गॉसियन सरफेस कैसा ले, क्योंकि गॉस लॉ कहती है कि सबसे पहले तो चार्ज को आप क्लोज करो, एक क्लोज सरफेस थे। तो देखिए अगर रॉड है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाता है, तो देखिए यही हमारी गॉसियन सरफेस है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब रॉड से जितना ये रॉड ना एक पॉइंट, इस रॉड जैसे हमारी हैंड एक रॉड है, इधर भी है इधर भी है, चारों तरफ एक पॉइंट है। ओके, तो इसी तरह से चारों तरफ करोगे तो लास्ट में आप क्या देखोगे कि एक सिलेंडर की तरह बिहेव करने लगेगी। यानी कि अब देखो हमें क्या क्या मिल चुका है, यह हमारी गॉसियन सरफेस है। ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L। माना कि हमारी जो गॉसियन सतह है वह क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप की है, मतलब बेलनाकार शेप की है, बेलनाकार आकृति की है, जिसकी लंबाई हमारी L है। अच्छा अब चलिए, अब हमें गॉसियन सरफेस मिल चुका है, सरफेस से हम क्या कर लिए, अपने वायर को या कह सकते हैं रॉड को क्लोज कर चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस से हम सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके क्या, अब देखिए यह है फ्लक्स। अब सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, और फ्लक्स कहां कहां से डेवलप होगी। और आपको पता है कि फ्लक्स होता है सभी क्षेत्र से, जितने भी क्षेत्र है उससे डेवलप हो सकती है। वह डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सरफेस कितने हैं, तो देखिए इसको अगर 1 सरफेस बोलते हैं नीचे वाले प्लेट को, इसको 2 बोलते हैं ऊपर वाले प्लेट को, और ये जो कर्व है जैसे आपके घर में जो सिलेंडर होती है उसमें देखिएगा एक अप पार्ट, एक डाउन पार्ट और एक कर्व पार्ट होगी, तो वक्र पार्ट है, तो इस सरफेस का नाम दे देते हैं 3। ओके क्या, अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, तो बाहर की तरफ। तो यदि मैं यहाँ पे तो सबसे पहले एरिया वेक्टर, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होती है और बाहर की तरफ होती है, क्योंकि यह कैसा है क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे ये भी बंद है, तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत, और यहाँ पर अगर इस वक्र सतह पर या कर्व सरफेस पे हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल सदिश कैसे होगी, क्षेत्रफल पर लंबवत होगी। ओके क्या, क्षेत्रफल सदिश की दिशा मालूम। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे अब पॉजिटिव चार्ज की रॉड है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 चारों तरफ निकलेगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ, सभी डायरेक्शन में, सॉरी ओके सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती रहेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ऐसे, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे देखिए जरा 90 डिग्री और यहाँ दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ओके क्या, तो अगर हम पूछे कि नेट फ्लक्स तो कितनी सतह है, तो हमारे पास सतह 1 है, 2 है और 3 है, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी तीनों सतह से, तीनों सरफेस से जब आप फ्लक्स को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, क्यों नेट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे φ1, तो यहाँ पे φ1 करेंगे, तो देखिए φ1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, तो देखिए ए डॉट बी, और जैसे ही लिख ही देते हैं, ये फिगर थोड़ी और सेपरेट बनानी चाहिए थी,
चलिए, तो यदि हम φ1 निकालेंगे तो E इंटू डेल्टा एस और होता है E डेल्टा एस कॉस, और देखिए तो 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पता चल चुका है कि φ1 0 है। उसी तरह से जरा φ2 देखिए, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ भी जैसे ही आप करोगे तो cos 90 और लास्टली वैल्यू कितना आ गया 0। अब रह गई थर्ड सरफेस, तीसरी सतह के पास चलते हैं। φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है बाहर की तरफ और हमारा एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, और cos 0 का वैल्यू 1 यानी E इंटू डेल्टा एस। अब हमें क्या मिल चुका है, अगर हम पूछे आपसे कि नेट फ्लक्स बताइए, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड लास्टली देखिए 0 प्लस E इंटू डेल्टा एस, तो हमें मिल चुका है कि नेट फ्लक्स का वैल्यू E इंटू डेल्टा एस है। अब देखिए डेल्टा एस क्या होता है, कर्व्ड सरफेस का, जो हमारी जो सरफेस है सतह है उसका एरिया। तो किसका बचा था यहाँ पे देखिए तो थर्ड वाले का, तो थर्ड वाला सरफेस कौन सा है, कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2 पाई r। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या ली हो, स्मॉल r, और इसकी हाइट आपने कितना लिया है L। सही है क्या, तो ये हमको मिल चुका है नेट फ्लक्स Q नेट। चलिए अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जरा सा हमको नेट फ्लक्स तो मालूम हो चुका है, और आपका गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड किसका, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो तो सिलेंडर के अंदर यही तो है रॉड की लंबाई, L लंबाई की रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लेम्डा। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L। तो यदि हम Q निकालना चाहें तो लेम्डा इंटू L, यही तो हो जाएगा यहाँ पे लेम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया Q नेट, यह हो गया इक्वेशन, इसको 2 कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। यानी आपको करना क्या है, एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, एक बार गॉस लॉ लगाना है, दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि देखिए यह भी फाई नेट और यह भी फाई नेट, यह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 और 2 में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगी, तो E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू L इज इक्वल्स टू लेम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या। अब जरा सा देखिए L से L गुजर गए, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने जा रही है, देखिए इसको इधर करोगे तो लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये रिजल्ट आपको रिमेंबर होनी चाहिए। रिमेंबर क्या करोगे, इस थ्योरम को, जैसे इस थ्योरम बोले, इस प्रूफ को आप 1-2 बार देखो कि कुछ नहीं करना है, सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, तो लेम्डा इंटू L, और लेम्डा इंटू L बराबर कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बस एरिया, तो ये होता है 2 पाई RL। अब करोगे तो लास्टली आपका रिजल्ट क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और जो कि क्या है, एक वायर के रूप में है, रॉड के रूप में है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है, उसका डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व। फिर देखा जाता है कि उसकी दूरी के साथ इनवर्सली रिलेशन में है। इसका हम ग्राफ भी आपको ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देखिए यहां से हमें क्या पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है प्लेट से या सॉरी रॉड से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कह सकते हो कि इस रॉड से जैसे जैसे दूर जाओगे, और आपको पता है कि चार्ज से जैसे जैसे दूरी जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जाता है, तो सेम चीज तो यही बोलना चाहता है कि रॉड से जैसे जैसे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं,
ग्राफ ड्रॉ करते समय यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। अब जरा सा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r है, तो r का वैल्यू जरा 0 पुट करोगे तो किसी चीज का 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगी इन्फिनिटी से और इस तरह से चली जाएगी। ओके क्या, क्योंकि जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटते जाएगी और एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये वैल्यू 0 होने का चांस है। तो ये ग्राफ ध्यान रखें कि यह किसका है, तो यह एक रॉड का है, इनफाइनाइट लेंथ रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। मतलब किसी भी रॉड जिसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, उसके कारण किसी भी बाह्य बिंदु पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं तो वह होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अच्छा, ऐसे इसको k के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे आप जानते थे ना k का वैल्यू क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर यदि चाहते को 2 पाई है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो इसका आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। ये भी रिलेशन हो सकता, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है प्रूफ, और जनरली आपके 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जरूर पूछ दिए जाते हैं कि बताइए किसी भी रॉड के द्वारा जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तो उसके द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का व्यंजक ज्ञात करें। और इंग्लिश में है कि फाइंड द रिजल्ट, या तो यह रिजल्ट दिया होगा या तो यह रिजल्ट दिया होगा, और किसके लिए, लीनियर चार्ज रॉड के लिए ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गई किसके लिए, तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गई आपकी रॉड के लिए, ये बोर्ड मॉडल है। अब चलते हैं सेकेंड को प्रूफ करते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता था, फिर वही इंटीग्रेशन में आपको जो मेथड पता है कि छोटा सा पार्ट लेते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पुनः नीचे वाले का निकालते हैं, फिर उसका कंपोनेंट लेते हैं, तो देखा जाता है कि एक का कंपोनेंट कट जाता है और रेस्ट कंपोनेंट बचती है, उस रेस्ट कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्टली यही रिजल्ट आएगी। तो हमको गॉस लॉ क्या करती है कि यदि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप आसानी से एक बार फ्लक्स कैलकुलेट करो और एक बार फ्लक्स कैलकुलेट करो चार्ज इनसाइड से, और एक बार फ्लक्स कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट करिएगा तो आपका आंसर चला आएगा। चलिए अब हम जरा सा सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड प्रूफ से पहले छोटा छोटा कुछ टर्म जान लेते हैं जो कि बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सिर्फ प्रूफ कर लेते हैं। बी नंबर ये भी बोर्ड मॉडल है, और देखिए जो बोर्ड मॉडल है वो आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आईआईटी में डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछेगा, हाँ इसका एप्लीकेशन हो जाएगा आईआईटी के क्वेश्चंस में, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होंगे क्वेश्चन के कि रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाती है। चलिए तो ये भी बोर्ड मॉडल है जिसमें आपको क्या दिया रहेगा कि किसी पतली चादर के द्वारा बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। उसको इंग्लिश में क्या लिखेगा, फाइंड द electric field due to a thin plane sheet, यानी कि किसी भी पतली चादर के द्वारा जिस पर चार्ज हो उसके द्वारा आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सटर्नल किसी बाह्य बिंदु पर। और देखिए वो जो प्लेट है उसका जरा सा फिगर देखिए, कुछ इस तरह से मानते हैं कि प्लेट है, पतली सी चादर है और उस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज बटा हुआ है। तो देखिए यदि यह एक प्रकार की सतह है तो सतह के पास क्षेत्रफल होगी, तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इसका सरफेस चार्ज
डेंसिटी, और उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया क्या, वो पहला होता था रैखिक आवेश घनत्व, उसका है क्या क्षेत्रफल आवेश घनत्व, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं क्षेत्र आवेश घनत्व। ठीक है, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आपको निकालना क्या है, जैसे देखिए मानते हैं कि यही एक प्लेट है, जैसे हाँ यह एक प्लेट है, और इस प्लेट पर क्या है मान लेते हैं पतली प्लेट है, थीन शीट है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह चार्ज बटा हुआ है यूनिफॉर्मली समरूप रूप से। तो आपको इस प्लेट के द्वारा किसी भी बाह्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हाँ, आपको क्या दिया हुआ है कि इस प्लेट पे जो चार्ज है उसका आवेश घनत्व कह सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि मतलब क्षेत्र आवेश घनत्व का मान सिग्मा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इस प्लेट के द्वारा, इस थिन शीट के द्वारा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करनी है। यही आपकी शीट है जिस पर चार्ज है, पूरे प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। If the charge is distributed over whole the plate, यानी आपको जो आवेश है वह पूरे प्लेट पर बटी हुई है। अब आपको क्या करना है, इस प्लेट के द्वारा किसी भी बाह्य बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। अब जरा सा देखेंगे कि यदि यह हमारी प्लेट है, तो मानते हैं कि इस प्लेट के द्वारा इस बिंदु पर कोई भी बाहर एक पॉइंट है P, यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। अब निकालेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले तो क्या ध्यान देना है कि हमको सतह इस तरह से लेनी होती है, क्योंकि इस प्लेट के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि गॉसियन सरफेस कैसा ले। ओके, तो आपको जनरली गॉसियन सरफेस इस तरह से लेना चाहिए कि जो हमारी सतह होती है उसका जो विद्युत कह सकते हैं एरिया वेक्टर, यानी कि जो भी हम गॉसियन सरफेस ले उसका जो एरिया वेक्टर है वह या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर परपेंडिकुलर हो या उसके पैरेलल हो, ताकि जब डॉट प्रोडक्ट करें तो या तो जीरो हो जाए या तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो देखिए इस पॉइंट पे निकालना है, और यह सीट है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या हो जाते हैं, इस सीट को, पतली वाली चादर को वह नॉन कंडक्टर भी लिख सकता है, मतलब कुचालक। तो कुचालक है तो सभी सतह पर इधर भी होगी, इधर भी होगी, इस तरफ भी होगी और इस तरफ। परंतु यदि सुचालक लिख देता तो सुचालक के बारे में या कह सकते हैं कंडक्टर के बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैट में अच्छे से पढ़ाया गया था। वहां पे बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होती, वह कहाँ चली जाती है बाहर के सरफेस पे। और इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी आपको इस वाले लेक्चर में दे देंगे, क्योंकि जैसे ही हम सिलेंडर और कह सकते हो बेलन और गोले पर जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बटा होगा, तो उसके कारण जब विद्युत क्षेत्र निकालने जाएंगे तो वहां पर हमको समझना होता है कि किसी भी सुचालक के अंदर चार्ज नहीं होती है। अब देखिए इस पॉइंट को हमको क्लोज करना है, तो हम कैसे क्लोज करेंगे, तो एक देखिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है कुछ इस तरह का, यही हमारी गॉसियन सरफेस सिलेंडर के रूप में, और ये भी बोर्ड मॉडल है, आपके 12th के बोर्ड में यह पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझिए। और ये आपके बोर्ड में 3 या 5 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए किसी पतली चादर के द्वारा जिसका क्षेत्र आवेश घनत्व का वैल्यू सिग्मा है, तो उसके लिए आप किसी भी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है या उसका व्यंजक ज्ञात करें। अब चलिए, अब हमने देखा कि इस प्लेट से, ये जो प्लेट ऐसे रखी हुई है, यहाँ से R बिंदु पर एक पॉइंट P है, और यह रेड वाली हमारी क्या है गॉसियन सरफेस है। इसको ऐसे लिख देते हैं गॉसियन सरफेस, मतलब गॉस सतह। अब सबसे पहले आपको फिर से वही मेथड लगाना है कि आपने क्या जाना था कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखेंगे। और देखो बोर्ड में कैसे लिखना है, तो बोर्ड में लिखना है कि माना कि हमारे पास एक अनंत लंबाई की पतली चादर है, सीट है, जिसका क्षेत्र आवेश घनत्व का मान सिग्मा है, और उसके लिए हमें किसी भी बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु P से बेलनाकार गॉसियन सतह पास करती है, गुजरती है, और उसे इंग्लिश में लिखेंगे कि देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखा जाता है कि
we have to calculate the electric field due to an infinite plane sheet having surface charge density sigma, and to calculate the value of electric field at a point P which is distance r from the thin plate, and we will take a Gaussian surface of the cylindrical shape. इतना तक सही है. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? According to गॉस लॉ. गॉस लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये सही है. अब आपको क्या करना है? फ्लक्स निकालना है, एक बार चार्ज इनसाइड से, एक बार फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से. सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, और आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है. तो देखिए सबसे पहले सतह का नाम देते हैं हम. यह है 1, यह हो गई 2, और जो वक्र सतह है कर्व सरफेस है इसका नाम क्या दे दिए? 3. अब तीनों से सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, मतलब क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होती है और बाहर की तरफ होती है. तो बाहर की तरफ होती है तो यहाँ आपको क्या देखेंगे? जैसे यह सतह है तो सतह पर किधर? बाहर की तरफ. तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश हो गया ऐसे. यहाँ क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत और किधर? बाहर की तरफ. यहाँ देखिए वक्र सतह है तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत और किधर होती है? बाहर की तरफ. अब देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा. तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी या विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा है उसकी दिशा इधर होगी. यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो देखो यह प्लेट ऐसे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा भी ऐसे होगी, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा ऐसे होगी. अरे यही प्लेट है, देखिए ये प्लेट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती, क्या पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे है, और एरिया वेक्टर इसका ऐसे है और इसका ऐसे है. बट जो वक्र सतह है उसका एरिया वेक्टर कैसे है? ऊपर की तरफ. आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों क्या है? समानांतर है. यहाँ भी दोनों समानांतर है, बट यह दोनों देखिए एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमें कितने सतह मिल चुके हैं? 1, 2 और 3. अब देखिए हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाई नेट, यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट सरफेस से, सेकेंड सरफेस से और किससे? थर्ड सरफेस से. और फिर से सभी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E डॉट डी एस. यहां भी लिखेंगे E डॉट डी एस, और यहां भी हो जाती है E डॉट डी एस. सही है क्या? अब जरा सा देखो, मानते हैं कि ये जो सतह है उसका क्षेत्रफल है A, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A. सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर है तो इसका क्षेत्रफल यदि ये है तो उधर वाले सतह का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A. अब यहाँ पे देखिए E डॉट डी एस, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा. थीटा देखेंगे तो जरा सा यहाँ पे आइए, इस वाले पहले वाले सतह पर क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे के समानांतर है. जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है तो एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री. तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है आपको? ए बी कॉस थीटा. थीटा का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. जरा सा सेकेंड सरफेस को देखिएगा. सेकेंड सरफेस में आप क्या देखोगे? यदि आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हो तो भी अच्छी बात है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही लिखिए. देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट डी एस. तो यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है? E डॉट डी एस. यहाँ भी देखिए E डेल्टा एस, और सेकेंड सरफेस को देखा जाए विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ. जब दोनों बाहर की तरफ है, दोनों समानांतर है, तो थीटा कितना डिग्री? 0. तो यहाँ पे हम डालेंगे cos 0. ओके क्या? अब चलते हैं थर्ड सरफेस को देखते हैं. थर्ड सतह को देखिए तो यह है हमारी वक्र सतह बाहर वाली, जैसे इस पेन के बाहर वाली ये सतह वक्र सतह को देख रहे हैं. तो वक्र सतह में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो वक्र सतह में देखिए दोनों एक दूसरे पर लंबवत है. जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है. अब जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो आप जानते हो कि साइक्लिक इंटीग्रेशन E ds और cos 90 सही है क्या? और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये खत्म हो जाएगा पॉइंट. अब आपको मिलने क्या वाला है?
देखिए आपको क्या मिलने वाला है, नेट फ्लक्स क्यू नेट इज इक्वल्स टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, छोटा छोटा एरिया को जब जोड़ोगे तो एक बड़ा एरिया मिल जाएगा, तो एक प्लेट की एरिया मिल जाएगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इंटू ए, चूंकि cos 0 का वैल्यू 1, उसी तरह से यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मिला E और डेल्टा एस, मतलब छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा इस प्लेट पर एरिया लोगे, सबको जब जोड़ोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, तो छोटे छोटे इस प्लेट, जैसे ये प्लेट है तो इस प्लेट पर छोटा लेंगे, इसी तरह से छोटा छोटा एरिया लेकर के सबको यदि जोड़ दोगे लास्ट में तो एक बड़ा एरिया मिल जाएगा, और बड़ा एरिया कितना माने हैं ए, तो यहाँ भी हो गया ए, तो कितना आंसर है 2E, सही है। अब चलते हैं हम कि हमने पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, अब चलेंगे फ्लक्स किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हम, एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, क्या कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड किसके अंदर, तो किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर, या कह सकते हैं आपकी गॉसियन सतह के अंदर। तो आप जरा से यह देखो कि मानते हैं कि यह प्लेट है और इसके अंदर सिलेंडर जाएगी और इस तरफ बाहर निकलेगी, तो कितना क्षेत्रफल का मतलब कह सकते हो कि इस सिलेंडर में या इस आप ऐसा कहो बेलन में कितना आवेश आ रहा है, तो देखिए तो यदि इससे यह क्रॉस करेगी बाहर जाएगी तो यही पार्ट इसके अंदर आएगा, यही पार्ट, तो यही इसके जैसे इस पे सिलेंडर अंदर और इधर की तरफ बाहर, तो इतना ही तो चार्ज इस पे आने वाला है, इसका जितना क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल यदि यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यही तो होगा, इतना ही तो चार्ज इसके अंदर आने वाली है। ओके क्या, अब देखो जरा आपके क्वेश्चन ने क्या दिया था, कि आपके क्वेश्चन ने दिया था कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो यदि आपसे पूछे कि चार्ज बताइए तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ए, तो देखो तो यही तो चार्ज किसके अंदर है, इस सिलेंडर के अंदर है जो हमारा गॉसियन सतह लिया है, तो यहां से हमें क्या पता चल चुका है, देखो एग्जाम में क्या करना है, जब प्रूफ करने के लिए आएगा तो ऐसे शॉर्टकट में ही जाएंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि सिग्मा सतह आवेश घनत्व है, या कह सकते हैं क्षेत्र आवेश घनत्व है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो यहां से हमको यदि Q निकालना हो तो क्या सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, क्या Q मालूम है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, देखिए Q मालूम है, इस फॉर्मूले में आइए, तो फाई नेट, तो फाई नेट का वैल्यू क्या मिला, Q के जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो यहाँ भी फाई नेट मालूम है, यहाँ पे फाई नेट मालूम है 2EA, यहाँ पे मालूम है फाई नेट सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इक्वेशन से देखिए LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी दोनों का इक्वल होगा, फिर से वही काम करने वाले हैं, देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलने वाली है, इधर चलते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड का इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, 2EA बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ए और ए गुजर जाएंगे तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको तो एकदम याद ही कर जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए किसी पतली चादर के द्वारा 10 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो आंसर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा से घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेगा पतली चादर के द्वारा, यानी कि सीट के द्वारा। अब सीट के द्वारा जब पूछा जाए आपसे तो उस समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए, एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हाँ, तो यदि आप देखिए आपके बोर्ड में क्या पूछा जाता है कि किसी भी पतली चादर के द्वारा, तब चादर दो तरह की हो सकती है, एक कुचालक और एक सुचालक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किसी भी जो प्लेन सीट है तो प्लेन सीट दो नेचर की होगी, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलेटर, और एग्जाम में यदि केवल सीट लिखा है तो आपको समझना है कि इंसुलेटर, कंडक्टर में वो खुद लिख देगा, तो अभी हमने इंसुलेटर के लिए निकाला तो उसका आंसर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
अगली बार हम पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए मतलब सुचालक के लिए, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। दोनों को देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर उस पर रिलेटेड बहुत अच्छे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे कि इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आफ्टर डेट फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट आया किसके लिए। हम लास्ट में एक टेबल बना देंगे और उस टेबल में सारे का फिगर कर देंगे, सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे। यही हमारी शीट थी जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था और इसके द्वारा किसी पॉइंट P पर जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह प्लेट कैसी है, या तो लिखा रहेगा शीट, प्लेन शीट, या तो लिखा रहेगा इंसुलेटिंग प्लेन शीट। दोनों में ध्यान दीजिएगा, यानी या तो पतली चादर है या कहेगा कुचालक पतली चादर है। ये दोनों में से कुछ लिखा है तो आपको समझना है कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है ये ध्यान देंगे। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट देखिए जरा रिजल्ट में, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सारी की सारी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और सिग्मा पे डिपेंड कर रही है। और कोई प्लेट भी होगी तो सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, सिग्मा बदलने वाला नहीं है। तो हमने क्या देखा कि इस प्लेट के द्वारा या तो आप यहां से 2 मीटर की दूरी पे जाओगे, क्योंकि देखिए इस रिजल्ट में आर आपको कहीं दिख रहा है, मतलब दूरी है ही नहीं, दूरी से स्वतंत्र है। इसका मतलब यह प्लेट ऐसे है तो इस प्लेट के द्वारा यहां निकालिए, यहां निकालिए, यहां निकालिए, कहीं भी निकालिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो इसके नीचे हम एक पॉइंट लिखेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी से स्वतंत्र होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ प्लेट, यानी प्लेट से दूरी कुछ भी हो, या तो देखो जैसे अब इस फिगर को आपने नोट कर लिया होगा, तो जरा सा इसमें देखते हैं फिगर को कि यही जो प्लेट है, इस प्लेट पर यहां से आप 5 मीटर पे चले जाओ, यहां से 10 मीटर पे चले जाओ या 50 मीटर पे चले जाओ, ओके क्या, सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पतली चादर प्लेन शीट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान उसके दूरी पर निर्भर नहीं करती है और एक समान होती है। मतलब यहाँ भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके, एक पॉइंट और है लास्ट, इसमें क्या ध्यान देनी होती है कि हमेशा हम उसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे जो इस प्लेट के लंबवत होगी। ओके क्या, जैसे ये जो प्लेट है तो कहीं भी इस डायरेक्शन में पॉइंट लोगे तो ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सारे परपेंडिकुलर या लंबवत बिंदु पर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कभी भी इस पॉइंट पर आप चाहोगे कि निकालने के लिए तो यहाँ पे आंसर कुछ और आने वाला है। ओके क्या, तो यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा। तो ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग जो अगली लेक्चर होगी उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमने कुचालक को पढ़ा है, अब हम लोग क्या कर पढ़ने वाले हैं, सुचालक। क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारी सीट थी वह इंसुलेटर थी, अब हमारी सीट क्या होगी, कंडक्टर। जब दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग इस पर एक अच्छे न्यूमेरिकल को करेंगे जो बोर्ड में कैसा पूछा जाता है। अब पुनः हम करेंगे IIT में कैसा पूछा जाता है। देखिए आप हमेशा मिक्स करके पढ़ते रहो। हाँ, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं NCERT की किताब रखें और उसको मैंने मतलब आप देखते रहे कि कौन सी टॉपिक यहाँ जो पढ़ाई जा रही है उसको टिक आउट करते जाइए और अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। तो ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।